नमस्कार। नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम पढ़ेंगे विलियन। विलियन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉल्यूशन जो चैप्टर है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा कि विलियन क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे विलियन के प्रकार, और नेक्स्ट देखेंगे सांद्रता। सांद्रता कंसंट्रेशन। और सांद्रता हम जो ज्ञात करेंगे तो उसके लिए कौन कौन सी विधियां होती है, कौन कौन सा मेथड्स होता है, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे विलयता। विलयता सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। और इसी के अंदर हम देखेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम और राउट का नियम। अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और इसके बाद इसी के अंदर हम और कुछ चीजें देखेंगे, जैसे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, हिमांक में उन्नयन और परासरण दाब। और लास्ट में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा क्या रहेगा, इस चैप्टर को पढ़ने का एक एजेंडा रहेगा, जिसमें ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं विलियन क्या होता है। विलियन सॉल्यूशन। ठीक है। तो अगर हम विलियन की बात करते हैं तो विलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय को हम कम मात्रा में लेते हैं और विलायक को हम अधिक मात्रा में लेते हैं। अधिक मात्रा। ठीक है। विलय को सॉल्यूट कहा जाता है और विलायक को सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है। और ठीक है, तो ये तो हमने एक तरह से इसके कंपोनेंट के बारे में बात की और इसके घटक के बारे में बात की। और हम ऐसा भी कह सकते हैं विलियन विलय प्लस विलायक क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। विलय प्लस विलायक क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। तो ये तो एक तरह से कि हमने अपने को समझने के लिए कि विलय प्लस विलायक मतलब क्या होता है, विलियन कहलाता है। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल भी अगर देखें इससे रिलेटेड, तो जैसे ये हमने एक पात्र ले लिया और इसमें हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। और इस पानी में हम क्या करते हैं, ये कुछ शक्कर या नमक के कण डालती है। तो अब क्या होगा कि ये इसमें पूर्णतः क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। तो जो हमने नमक लिया या शक्कर ली, वो तो क्या था, कम मात्रा में, और जो विलायक था यानी पानी था, वाटर था, वो क्या था, अधिक मात्रा में। तो जो कम मात्रा में लिया उसे तो हमने क्या कहा, विलय है, और जो अधिक मात्रा में लिया वो क्या था, विलायक था। तो ये तो हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। विलय और विलायक क्या कहलाता है, विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं। लेकिन एक और चीज़ अगर हम इसमें देखें कि विलय और विलायक
ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक समान घुलित हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, जिनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, एक समान होते हैं, उनका संगठन भी एक समान होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे हमें क्या समझना है कि विलयन क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी हम साथ में अगर लिख लें तो अब हम देख सकते हैं कि एक विलयन क्या होता है। तो विलयन क्या होता है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण, जिनका रासायनिक संगठन व गुणधर्म क्या हो, एक समान, क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या होगी, परिभाषा हो गई कि दो या दो से अधिक पदार्थ जिनका क्या हो, एक समांगी मिश्रण हो, जिनका रासायनिक संगठन व गुणधर्म एक समान हो, वह क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी और विलयन क्या होता है ये समझ में आया होगा। अगर हम ये जैसे एक टर्म आया, इसको अगर थोड़ा सा देखें कि समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, पेन का कलर चेंज कर देता हूं, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या आप कह सकते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो दो तरह के मिश्रण होते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो जब हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में क्या किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, और अगर वो पूर्णतः घुल जाए आपस में तो उसे भी क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण, और जो पूर्णतः घुलित नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण। तो जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि ये हमने क्या लिया, एक बीकर लिया जिसमें हमने पानी लिया, ये पानी ले लिया, और इसी में हमने क्या किया कि जैसे ये कुछ पार्टिकल्स ले लिए छोटे छोटे, किसके, शुगर या ग्लूकोज, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, पूर्णतः घुलित हो गया, ये पूर्णतः एक तरह से डिसॉल्व हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। ये क्या है, समांगी मिश्रण है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत ये हम एक और ऐसा बीकर लेते हैं और इस बीकर में क्या करते हैं, ये पानी लिया, ठीक है, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और ये इसमें मैंने क्या कर दिया, रेत के कण डाल दिए, क्या डाल दिए, रेत के कण डाल दिए। तो अब क्या होगा कि ये जो रेत के कण है इसमें क्या नहीं होंगे, कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं, हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली देख सकते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो आई थिंक समझ में आया होगा समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है। तो विलयन क्या होता है, इसके बाद हमने क्या देखा, समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, अगर हम भौतिक अवस्था देखें तो हम किसकी बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं। हम ये साथ साथ में इसलिए देख रहे हैं कि जिससे हमें ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है, हमने पहले की क्लासेस में पढ़ के रखा हो। पदार्थ का सिंपल सा मतलब होता है जिसका द्रव्यमान हो,
द्रव्यमान और स्थान घेरता, दूसरा स्थान घेरता यानी कि आयतन, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो ये जो पदार्थ है हमारे आसपास, तो उनको तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये चीज हमें पहले से ही पता है, ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होती है, ठीक। तो ये क्या होती है, भौतिक अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की। तो अगर हम ठोस के बारे में बात करें तो ठोस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, ये हमें पहले से पता है। दूसरा द्रव, तो इसके कंपैरेटिव, ठोस के कंपैरेटिव इसके कण क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, तरल है, फ्लूइड नेचर रखता है। इसके बाद गैस है, तो इसके कण क्या है, बहुत दूर है। इसके कण, एक कण यहाँ पर, एक कण इतना दूर है। तो अब जब इतने दूर कण उपस्थित है तो हम इन्हें देख नहीं सकते। किसको नहीं देख सकते, गैस को नहीं देख सकते। तो ये तीन अवस्था होती है पदार्थ की, ठीक है। तो हम वापस इधर आ जाते हैं विलयन के प्रकार। तो जब हम विलयन को देखेंगे तो हमारे पास की भौतिक अवस्था के आधार पर जो पहला विलयन बनेगा तो वो क्या बनेगा, द्रव और गैस, द्रव और गैस। दूसरा हम बनाएंगे द्रव विलयन। तीसरा हम बनाएंगे द्रव और ठोस विलयन, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के हम क्या बना सकते हैं, विलयन बना सकते हैं, ठीक है। ये जो अगर विलयन की भी बात करेंगे तो इसमें हम विलायक क्या ले रहे हैं, इसी के आधार पर हमारे पास क्या बनेगा, विलयन बनेगा। विलायक क्या ले रहे हैं, विलायक जो अधिक मात्रा में होगा, जैसे द्रव अधिक मात्रा, विलायक के रूप में हमने द्रव लिया, तो विलयन क्या होगा कि द्रव विलयन कहलाएगा। तो ये जैसे द्रव गैस, द्रव और द्रव और ठोस, तो इनमें से एक क्या होगा, विलय होगा और एक क्या होगा, विलायक होगा। तो इसी के आधार पर हमने विलयन बनाया, भौतिक अवस्था के आधार पर, द्रव गैस विलयन, द्रव विलयन और द्रव ठोस विलयन। तो हम कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ठोस विलयन का अगर एग्जाम्पल देखें तो जो सोना और उसके साथ जो हम तांबा या ये मिलाते हैं, तो ये क्या है, ठोस विलयन का क्या है, एक तरह से उदाहरण है। क्या दोनों ही क्या है, इसमें ठोस पदार्थ मिला के रखे हुए हैं। फिर हम और अगर बात करें जैसे द्रव और ठोस के बारे में, तो हम दूध और चीनी, दूध क्या है, द्रव अवस्था में और चीनी इसमें ठोस अवस्था में, तो हम इसको कह सकते हैं द्रव ठोस, ठीक है। फिर द्रव और गैस के बारे में बात करें तो हमारे पास के जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो वो द्रव और गैस का एक तरह से क्या होता है, विलयन होता है, क्योंकि जो पानी है उसमें क्या है, गैस घुलित अवस्था में पाई जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन का जल में घुलना। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, एक तरह से कि विलयन के एग्जाम्पल हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को अलग अलग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं या उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हुए, विलयन के प्रकार हुए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन। सांद्रता, कंसंट्रेशन। सांद्रता क्या होती है, ठीक है। तो सांद्रता क्या होती है कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या है, सांद्रता है। कोई भी विलयन है उसमें उपस्थित विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अधिक मात्रा है तो हम कहेंगे ये सांद्र विलयन है, कम मात्रा है तो हम कहेंगे तनु विलयन है, मतलब गाढ़ा है या पतला है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम उसकी सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो जब हम ये चीजें देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग, एक तो भौतिक विधियां होगी और कुछ रासायनिक विधियां होगी, ठीक है। भौतिक विधियां और रासायनिक विधियां होगी सांद्रता ज्ञात करने की, ठीक है। तो अगर भौतिक विधियों की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं, हम कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और ppm, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो ये तो कौन कौन सी विधियां हैं, भौतिक विधियां हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और ppm। और रासायनिक विधियों में हम बात करेंगे तो मोलर का
मोललता और मोल अंश। ठीक है, मोललता और मोल अंश। तो ये कौन सी रासायनिक विधियां हैं, तो इनसे भी हम क्या कर सकते हैं कि विलय की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन्हीं से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। और ये आपकी जो क्लास रहेगी वो काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदर जो भी आप जैसे बोर्ड की एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को आप अंत तक जरूर देखें और फीडबैक भी जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी। अब हम देखते हैं विलयता। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अब हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होती है या विलयता क्या होती है। तो जब हम विलयता की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक क्या है, जैसे कि विलियन हम बनाना चाह रहे हैं, तो विलियन है हमारे पास, विलियन नहीं है तो हम विलियन बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास की विलियन बनाने के लिए दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक और एक क्या होता है, विलय। ठीक है, तो विलायक में जो विलय की मात्रा घुली हुई है उसे क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। यानी कि विलायक में घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। हम ऐसा लिख सकते हैं, विलायक में घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयता या सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब ये तो हुई डेफिनेशन की बात। ठीक है, कि विलायक में घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। लेकिन जब हम विलयता की बात कर रहे हैं तो विलयता, और फिर से क्या करेंगे, इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, जैसे हमने द्रव और गैस विलयन, द्रव और द्रव विलयन और द्रव और ठोस विलयन, ये हमने बना के रखे थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये हमने विलयन, तो अब हम किसी को किसी में ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक विलायक लिया और विलायक में हमने क्या किया, विलय मिलाया। तो एक गैस अवस्था में है या एक द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में, तो इस आधार पर हम एक दूसरे में ऐड करेंगे तो वह क्या कहलाएगी, विलयता कहलाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि अगर हम बात करें द्रव गैस के लिए तो एक नियम होता है जिसको हम बोलते हैं हेनरी का नियम। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा होता है द्रव के लिए, तो द्रव के लिए जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे राउल्ट का नियम हम पढ़ेंगे। जब भी आपके एग्जाम में आए कि हेनरी का नियम किससे संबंधित है तो आप कहोगे द्रव गैस विलयन के लिए, और द्रव से रिलेटेड का है, लिक्विड से रिलेटेड का है तो आप कहोगे राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, और थर्ड है द्रव ठोस, तो ये किसके लिए होगा, अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, सेकेंड हम देखेंगे हिमांक में उन्नयन, और थर्ड हम देखेंगे परासरण दाब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। हेनरी का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या होता है, अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर समझ में आई होगी कि इस चैप्टर का हमारा एजेंडा क्या था। तो ये जो हमारी आज की जो क्लास रही है वो तो एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास है, और अब जैसे हमने कुछ एक चीज़ें स्किप की है, जैसे हमने विलयता ज्ञात करने के लिए जो अलग अलग स्टेप्स थे, जैसे मोलरता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत क्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर मोललता कैसे ज्ञात करेंगे, मोलल्स क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फुल वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।